हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस में। दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में आप लोग को क्लास 6 भूगोल से 10 चैप्टर दिया हुआ है और 10 चैप्टर से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर। 8वां 9वां 10वां में बिहार स्पेशल से लगभग 200 से 300 प्रश्न दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर से लेके 7वां चैप्टर तक। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं और देखते हैं कि बिहार स्पेशल से भूगोल 6 में कौन कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र कहाँ स्थित है। बताना है कि रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना, पटना के पूर्व में रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि सोमेश्वर पहाड़ी किस क्षेत्र में स्थित है। बताना है कि सोमेश्वर पहाड़ियाँ जो है वह किस क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना, राजगीर में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न कि सरैसा क्षेत्र में कौन कौन से जिला आता है। बताना है कि सरैसा क्षेत्र में कौन कौन सा जिला जो है वह आता है। तो याद रखना, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जो है वह सरैसा क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग 4 नंबर प्रश्न कि गन्ना उत्पादन जिले कौन कौन से है। बताना है कि गन्ना उत्पादक जिला कौन कौन सा है। तो गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी मोतिहारी जो है यह गन्ना उत्पादक जिला है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश है। बताना है कि बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश है। तो याद रखना, नेपाल जो है बिहार के उत्तर दिशा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ताल क्षेत्र में कौन सी फसल प्रमुख रूप से बोई जाती है। तो याद रखना, ताल क्षेत्र में रबी फसल बोया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सरैसा क्षेत्र का मुख्य कृषि उत्पादक क्या है। बताना है कि सरैसा क्षेत्र जो है उसका मुख्य कृषि उत्पादक क्या है। तो याद रखना, सरैसा क्षेत्र में तंबाकू का उत्पादन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार की ज्यादातर चीनी मिलें किस क्षेत्र में है। बताना है कि बिहार की ज्यादातर चीनी मिल जो है वह कहाँ पर देखने को मिलता है। तो उत्तर बिहार में चीनी मिल ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उत्तर बिहार किस कारण से ईख की खेती होती है। तो याद रखना है, मिट्टी में चूना की उपस्थिति जो होता है अत्यधिक मात्रा में है उत्तर बिहार में, इसीलिए वहाँ पे ईख का खेती ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बाढ़ के समय प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है। बताना है कि बाढ़ के समय प्राथमिक उपभोग आवश्यकता जो होता है क्या होता है। तो याद रखना, मवेशियों को बचाना। ठीक है, क्या किया जाता है, मवेशी के जो भी रस्सी उसी होता है उसको काट दिया जाता है। ठीक है, और जो भी रेडीमेड चीज होता है खाने पीने के लिए वो सबको ले लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा पहले ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उत्तर बिहार में बरसात के दौरान लोग किस कठिनाई का सामना करते हैं। तो याद रखना है, बाढ़ जो है उत्तर बिहार में बहुत ही मात्रा में होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बाढ़ से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो याद रखना, तटबंधों पर रहना ये भी सही बात है, ऊंचे स्थान पर मवेशियों को रखना ये भी सही है, नाव का व्यवस्था, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग कितने महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। तो याद रखना है, 3 से 4 महीना दोहरी जिंदगी जीते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। याद रखना, पटना जो है वो बिहार का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक किस वर्ष बढ़ी थी। बताना है कि बिहार की जनसंख्या जो है सबसे अधिक किस वर्ष बढ़ा था। तो 2011 में बिहार की जनसंख्या जो है वह सबसे अधिक अधिक बढ़ा था। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख कृषि उत्पादों में कौन सा शामिल नहीं है। तो याद रखना, चाय जो है वो बिहार के कृषि उत्पाद में शामिल नहीं है, बाकी धान, मक्का और गेहूं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में जूट की खेती होती है। तो याद रखना है, पूर्णिया जो है वो जूट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो गोपालगंज है वो यहाँ पे लिंग अनुपात जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न कि बिहार में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भूभाग पर है।
तो याद रखना है 6.4% पर वन क्षेत्र है बिहार में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सरैसा इलाके का मुख्य कृषि उत्पाद क्या है। तो याद रखना तंबाकू जो है सरैसा इलाका का प्रमुख कृषि उत्पाद है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के किस जिला में वाल्मीकि अभयारण्य स्थित है। तो याद रखना पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि अभयारण्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार की राजधानी पटना की जनसंख्या कितनी है। तो याद रखना लगभग 20 लाख बिहार की राजधानी पटना में जनसंख्या है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में गन्ना उत्पादन अधिक होता है। याद रखना गोपालगंज जिला में गन्ना उत्पादन जो है सबसे अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन सी चीनी मिल स्थित है। तो याद रखना है सिवान और गोपालगंज में चीनी मिल स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि किस जिला में चीनी और गुड़ का उत्पादन होता है। तो याद रखना है गोपालगंज में चीनी और गुड़ का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न कि बिहार का प्रमुख खाद्यान्न क्या है। तो याद रखना चावल जो है बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में अधिक जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है। तो याद रखना वन क्षेत्र का कटाव जो है वह बिहार में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में वन क्षेत्र में अधिकतम जंगल किस क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना है पश्चिमी चंपारण में बिहार में अत्यधिक जंगल देखने को मिलता है। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के कौन सा जिला में वाल्मीकि नगर अभयारण्य स्थित है। तो याद रखना है पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर अभयारण्य स्थित है। उसके बाद याद रखना है यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कि बिहार में कौन सा अभयारण्य नहीं है। तो याद रखना है सरसा अभयारण्य जो है वो बिहार में देखने को नहीं मिलता है। राजगीर अभयारण्य भी है, कैमूर भी है और वाल्मीकि भी है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न कि बिहार के किस नदी का उद्गम नेपाल से होता है। तो याद रखना कोसी का उद्गम जो है वह नेपाल से होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उत्तर बिहार में बाढ़ का मुख्य स्रोत कौन सी नदियां है। तो याद रखना है गंगा, सोन, कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा। यह सभी के सभी जो है उत्तर बिहार में बाढ़ का कारण है। तो हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कब होती है। याद रखना बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है जुलाई के महीना में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का प्रमुख वन क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो याद रखना है सोमेश्वर के पहाड़िया में बिहार में सबसे अधिक वन का क्षेत्र है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है। तो याद रख बिहार में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन भी किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ कि बिहार में चीनी मिल का मुख्य रूप से कहाँ स्थित है। बताना है कि बिहार में चीनी मिल जो है मुख्य रूप से कहाँ स्थित है। तो उत्तर बिहार में चीनी मिल स्थित है। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाया जाता है। तो याद रखना गन्ना जो है बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मुख्य रूप से फसल उगाया जाता है। उसके बाद है 37वां प्रश्न कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो याद रखना है पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो याद रखना है सरौसा क्षेत्र जो है वहाँ पे बिहार में तंबाकू का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 39वां प्रश्न कि बिहार का कौन सा अभयारण्य नालंदा जिला में स्थित है। तो याद रखना है राजगीर अभयारण्य जो है वह नालंदा जिला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी थी। तो याद रखना है बिहार की जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के अनुसार 8 करोड़ थी। नेक्स्ट उसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 9वां चैप्टर। ठीक है, 9वां चैप्टर में भूगोल में क्लास 6 में दिया है बिहार दर्शन 1। ठीक है, तो बिहार दर्शन 1 से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी को देखेंगे। तो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया है कि
कृतिपक्ष का मेला किस पक्ष में लगता है? तो याद रखना है कृष्ण पक्ष में लगता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न दिया है कि महाबोधि मंदिर के निकट कौन सा सरोवर स्थित है? तो याद रखना है मुचलिद सरोवर जो है वह महाबोधि मंदिर के नजदीक स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पावापुरी में किस प्रकार का मंदिर है? बताना है कि पावापुरी में किस प्रकार का मंदिर है। तो याद रखना वहाँ पे पावापुरी में हम लोग जल मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवान महावीर ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे? तो याद रखना है पावापुरी में महावीर भगवान महावीर जो थे महापरिनिर्वाण प्राप्त किए हुए थे। उसके बाद देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह ज्ञान विज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो याद रखना है गौतम बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था और कुशीनगर में उनका क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न भी है। ये बताना है कि गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई जो थी उन्हीं के द्वारा गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि राजगीर में कौन सा जल कुंड प्रसिद्ध है? तो याद रखना है गरम कुंड जो है वो राजगीर में बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद प्रश्न है कि काकोलत जलप्रपात किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है ठंडा जल के लिए काकोलत जलप्रपात जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि जरासंध का आंकड़ा कहाँ स्थित है? बताना है कि जरासंध का आंकड़ा जो है आंकड़ा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है राजगीर में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि महाबोधि मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? बताना है कि महाबोधि मंदिर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है इसलिए महाबोधि मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि राजगीर का जल कुंड क्यों गर्म होता है? बताना है कि राजगीर का जल कुंड जो है क्यों गर्म होता है? तो याद रखना पहाड़ियों की गंध से राजगीर का जल कुंड जो है गर्म होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि पावपुरी में स्थित जल मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? बताना है कि पावपुरी में स्थित जल मंदिर जो है वह क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखना है भगवान महावीर के महापरिनिर्वाण के लिए पावपुरी जो है बहुत ही फेमस है। उसके बाद प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व क्या था? तो याद रखना है ज्ञान और विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय था जिसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर का मुख्य आकर्षण क्या है? तो याद रखना है बोधि वृक्ष जो है महाबोधि मंदिर का मुख्य आकर्षण केंद्र है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि फल्गु नदी के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो याद रखना विष्णुपद मंदिर जो है वो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे कि बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? तो याद रखना है बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रीतिक पक्ष का मेला किस मंदिर में लगता है? तो याद रखना विष्णुपद मंदिर में। नेक्स्ट है कि शांति स्तूप किस पहाड़ी पर स्थित है? बताना है कि शांति स्तूप जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो याद रखना है राजगीर के पहाड़ी पर शांति स्तूप स्थित है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है कि काकोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो याद रखना है नवादा में काकोलत जलप्रपात देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे राजगीर में कौन सा आंकड़ा स्थित है? याद रखना है जरासंध की आंकड़ा जो है कहाँ पे राजगीर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जल मंदिर का तालाब किससे शोभायमान होता है? याद रखना है मछली और कमल के फूल से जल मंदिर का तालाब जो है वह शोभायमान होता है मछली व कमल के फूल से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि राजगीर में गर्म जल कुंड किस वजह से प्रसिद्ध है? तो याद रखना है राजगीर में जल कुंड जो है
वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो गंध के कारण गर्म जल के लिए राजगीर के जल कुंड जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शांति स्तूप पर कौन सी प्रतिमाएं दिखाई देती है? तो याद रखना है, बुद्ध की प्रतिमा जो है शांति स्तूप पर देखने को मिलती है। उसके बाद 25 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सदी में हुई थी? 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, जिसको बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट करवा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा में कौन सा संग्रहालय प्रसिद्ध है? तो याद रखना है, पांडुलिपि संग्रहालय जो है वो नालंदा में बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है कि राजगीर का शांति स्तूप किस आकार का है? तो याद रखना है, गुंबदाकार जो है राजगीर का शांति स्तूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह वैज्ञानिक शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर किस धरोहर में शामिल है? तो याद रखना है, विश्व धरोहर में महाबोधि मंदिर शामिल है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है कि जल मंदिर का तालाब किस जिला में स्थित है? तो याद रखना है, यह पावापुरी में देखने को मिलता है जल मंदिर का तालाब। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने छात्र अध्ययन करते थे? याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसमें कितने छात्र अध्ययन करते थे? तो लगभग 10,000 छात्र जो थे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर के समीप कौन सा सरोवर है? तो याद रखना है, मुचिलिंद सरोवर जो है महाबोधि मंदिर के नजदीक है। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है कि पावापुरी स्थित जल मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लिए पावापुरी का जल मंदिर फेमस है। उसके बाद याद रखना है कि महाबोधि मंदिर किसके ध्यानरत रूप के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है, भगवान बुद्ध के। नेक्स्ट है कि फल्गु नदी के किनारे कौन सा मंदिर स्थित है? तो याद रखना है, फल्गु नदी के किनारे यहाँ पे विष्णुपद मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि राजगीर के गर्म जल कुंड का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना है, पहाड़ियों का गंध जो है उसी के चलते राजगीर का गर्म जल कुंड प्रसिद्ध है, मतलब उसी के चलते गर्म रहता है। काकुलो जलप्रपात कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है, ठंडा पानी के लिए काकुलो जलप्रपात प्रसिद्ध है, जो नवादा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसके लिए करवाया गया था? ठीक है, किसने करवाया था? याद रखना, विष्णुपद मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो बात प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर किस जिला में स्थित है? तो याद रखना है, गया में महाबोधि मंदिर स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस सदी में स्थापित हुआ? तो याद रखना है, 5वां सदी में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे लोग बिहार दर्शन 2 से जो भी बिहार से प्रश्न बन सकता है। आइए, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि तख्त श्री हरमंदिर कहाँ है? तो याद रखना, पटना सिटी में तख्त श्री हरमंदिर स्थित है। नेक्स्ट है कि शेर शाह का मकबरा किस आकार का है? तो याद रखना है, शेर शाह का मकबरा जो है वह अष्टकोणीय आकार का है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ग्रैंड कोड रेलवे किन स्थानों को जोड़ता है? तो याद रखना है, हावड़ा और दिल्ली रेलवे को ग्रैंड कोड जोड़ता है। उसके बाद है कि गोल घर का निर्माण कब किया गया था? तो याद रखना है, 1776 ईस्वी में गोल घर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न कि दीदारगंज में कौन सी मूर्ति मिली थी?
याद रखना है दीदारगंज में कौन सा मूर्ति मिला था, तो यक्षिणी की मूर्ति जो था दीदारगंज में मिला हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद है कि लंगर का क्या मतलब होता है, तो याद रखना है मुफ्त में भोजन कराना लंगर का मतलब होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पटना संग्रहालय में कौन सा विशेष कक्ष है, तो याद रखना है राजेंद्र कक्ष जो है पटना संग्रहालय में विशेष कक्ष माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से कराया गया था, तो याद रखना है अनाज का भंडारण के लिए गोल घर का निर्माण जो है करवाया गया था। नेक्स्ट है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो याद रखना शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गोल घर की दीवारें कितने मोटी है, बताना है कि गोल घर की दीवार जो है वह कितना मोटा है, तो लगभग 12 फीट मीटर मोटा गोल घर का दीवार है। उसके बाद बताना है कि गोल घर की ऊंचाई जो है वह कितनी है, तो याद रखना है लगभग 96 फीट गोल घर की ऊंचाई देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि पटना संग्रहालय किस शैली में बना है, तो याद रखना पटना संग्रहालय जो है वह राजस्थानी शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद है कि शेरशाह का मकबरा किस प्रकार के पत्थर से बना है, तो याद रखना लाल पत्थर से शेरशाह का मकबरा बनाया गया है। उसके बाद प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखना है पटना साहिब के नाम से यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर कहाँ मेला लगता है, ठीक है, तो याद रखना हरमंदिर साहब में गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर मेला लगता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गोल घर के शीर्ष पर चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियां है, बताना है कि गोल घर के शीर्ष पर चढ़ने के लिए टोटल कितना सीढ़ी बनाया गया है, तो 144 सीढ़ी जो है गोल घर के शीर्ष पर चढ़ने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है कि गोल घर के पास कौन सी नदी बहती है, तो याद रखना है गंगा नदी जो है गोल घर के पास बहती है। उसके बाद प्रश्न है कि पटना संग्रहालय में क्या प्रमुख वस्तु देखी जा सकती है, तो याद रखना 500 वर्ष पुराना पेड़ का जीवाश्म जो है पटना संग्रहालय में देखा जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है शेरशाह किस वंश के शासक थे, तो याद रखना है शेरशाह जो थे वह अफगान के शासक थे। उसके बाद प्रश्न है कि गोल घर की सीढ़ियाँ कहाँ तक जाती है, बताना है कि गोल घर की सीढ़ी जो है वह कहाँ तक जाती है, तो याद रखना मध्य तक गोल घर की सीढ़ियाँ जो है वह जाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पटना संग्रहालय में रखी यक्षिणी मूर्ति किससे संबंधित है, याद रखना मौर्य काल से। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे गोल घर किसके निर्माण में सहयोगी थे, बताना है कि गोल घर किसके निर्माण में सहयोगी थे, ठीक है, तो याद रखना है गोल घर जो था अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शेरशाह के मकबरा के निर्माण किसने शुरू करवाया था, तो याद रखना शेरशाह के मकबरा का निर्माण जो है शेरशाह ने खुद करवाया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पटना संग्रहालय में कौन सी प्रमुख वस्तु रखी गई है, तो याद रखना है राजेंद्र प्रसाद के उपहार जो है वह पटना संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पटना संग्रहालय में क्या प्रदर्शित किया गया है, तो याद रखना है पटना संग्रहालय में सिक्का और बर्तन जो है वह प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो याद रखना है गोल घर का निर्माण जो है 1776 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ग्रैंड कोड रेलवे किन के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना है रेलवे लाइन के लिए ग्रैंड कोड रेलवे जो है वह प्रसिद्ध है। उसके बाद तख्त श्री हरमंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखना है सिख धर्म से यह मंदिर संबंधित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पटना संग्रहालय में प्रदर्शित भगवान बुद्ध की मूर्ति किस काल से है,
तो याद रखना गुप्त काल से पटना संग्रहालय में प्रदर्शित भगवान बुद्ध की मूर्ति है। नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा किस जिला में है? तो याद रखना सासाराम में शेर शाह के मकबरा है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे गोल घर की ऊंचाई कितना फीट है? तो याद रखना है गोल घर की ऊंचाई जो है वह 96 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि पटना संग्रहालय का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो याद रखना पटना संग्रहालय का निर्माण जो है वह राजस्थानी शैली में किया गया है। उसके बाद प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान का नाम क्या है? तो याद रखना है इसको आपको कमेंट करके बताना है कि गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान का नाम क्या है। ठीक है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है गोल घर के शीर्ष पर जाने के लिए कितना सीढ़ियां बनाई गई है? तो याद रखना 144 जो है गोल घर के शीर्ष पर जाने के लिए सीढ़ी बनाया गया है। नेक्स्ट है कि ये तो अभी देखे थे लो। नेक्स्ट है कि गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो याद रखना है गोल घर जो है अनाज भंडारण के उद्देश्य से बनाया गया है। शेर शाह के मकबरा की रचना कैसी है? तो याद रखना शेर शाह का मकबरा अष्टकोणीय है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पटना संग्रहालय में सबसे पुराना क्या है? तो याद रखना पटना संग्रहालय में सबसे पुराना जो है पेड़ का जीवाश्म है जो 5000 वर्ष पुराना है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शेर शाह किस जिला से संबंधित थे? तो याद रखना शेर शाह जो थे वो सासाराम से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना संग्रहालय का मुख्य आकर्षण क्या है? बताना है कि पटना संग्रहालय का मुख्य आकर्षण क्या है? तो जीवाश्म पेड़ जो है पटना संग्रहालय का मुख्य आकर्षण है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में क्लास 6 के भूगोल से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। लगभग 1 से लेकर हम लोग 18 चैप्टर से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। तो पहला चैप्टर दिया हुआ है क्लास 6 भूगोल का पहला चैप्टर हमारा सौर मंडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला चैप्टर हमारे सौर मंडल से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं भले हुए सूर्य से बड़े होते हैं? बताना है कि तारा जो होता है वो छोटा क्यों दिखाई देता है कि भले वह सूर्य से बड़ा होता है? तो याद रखना है वह पृथ्वी से दूर है जिसके कारण क्या होता है छोटा दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि दिन में तारा क्यों दिखाई नहीं देता है? बताना है कि दिन में तारा जो है वह क्यों नहीं दिखाई देता है? तो याद रखना सूर्य के रोशनी के कारण दिन में तारा जो है वह दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है? बताना है कि चंद्रमा जो है हमें तारा से बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो याद रखना है वह पृथ्वी के निकट है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा जो है हमें तारा से बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो वह दिखाई देगा। बताना है कि अगर आकाशीय पिंड में आकाश न होगा तो वह कैसा दिखाई देगा? तो याद रखना है नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर याद रखना है किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश नहीं होगा तो वह दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बताना है कि सूर्य के सबसे नजदीक जो है वह कौन सा ग्रह है? मंगल है, शुक्र है, बुध है कि शनि है? तो याद रखना है सूर्य से सबसे नजदीक जो है वह बुध ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि? तो याद रखना है बृहस्पति जो है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? बताना है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? मंगल, चंद्रमा, शुक्र, बुध? तो याद रखना है चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है? बताना है कि शनि के चारों ओर जो है क्या पाया जाता है? छल्ला, वलय, ग्रह, तारा? तो याद रखना है शनि के चारों ओर छल्ले पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन है? बताना है कि सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र है, मंगल है, बुध है कि पृथ्वी है? तो याद रखना है सूर्य से पृथ्वी के दूरी के अनुसार जो है शुक्र दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। बताना है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह जो है कौन है, मंगल है, शुक्र है, बुध है कि शनि है। तो याद रखना है पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह जो है वह शुक्र है, ठीक है, जिसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमता है। बताना है कि कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमता है। याद रखना है शुक्र और वरुण जो है वह पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। बताना है कि सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है, मंगल है, बुध है कि अरुण है कि बृहस्पति है। तो याद रखना वरुण जो है वह सौर परिवार के सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर मंडल में नीला ग्रह कौन सा है, शनि है, पृथ्वी है, मंगल है कि बृहस्पति है। तो याद रखना है सौर मंडल का नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है। बताना है कि सौर मंडल का मुखिया किसको कहा जाता है, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि, सूर्य को, शनि को। तो याद रखना सूर्य को सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसे हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण। तो याद रखना मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। बताना है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है। तो याद रखना है 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर परिवार के कौन से सदस्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। बताना है कि सौर परिवार के कौन से सदस्य जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो याद रखना ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूर है, वरुण है कि अरुण है कि यम है कि शनि है। तो याद रखना यम जो है वह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर मंडल में कितने ग्रह है। बताना है कि सौर मंडल में टोटल कितना ग्रह है। तो याद रखना है 8 है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है। बताना है कि सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है। तो याद रखना 8 मिनट में सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुंचती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सौर मंडल के सभी ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाता है। बताना है कि सौर मंडल के सभी ग्रह जो है किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, चंद्रमा के, पृथ्वी के, सूर्य के, बृहस्पति के। तो याद रखना सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह जो है चक्कर लगाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। बताना है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह जो है किसको कहा जाता है, छोटा ग्रह को कि उल्का पिंड को कि धूमकेतु के कि तारा को। तो याद रखना छोटा ग्रह को सौर मंडल का क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है। सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह, सॉरी सबसे ठंडा कौन है। तो याद रखना अरुण है कि वरुण है कि मंगल है कि यम है। तो याद रखना वरुण जो है वो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रमा पे कौन सा चीज नहीं है। बताना है कि चंद्रमा पे कौन सा चीज नहीं है, वायु, जल, प्रकाश, ए और बी दोनों। तो याद रखना है वायु और जल जो है वह चंद्रमा पर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। बताना है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वह कौन है। तो याद रखना शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह सबसे धीमी गति से घूमता है। बताना है कि कौन सा ग्रह है जो सबसे धीमा गति से घूमता है, शनि, अरुण, मंगल, शुक्र। तो याद रखना शुक्र जो है वह सबसे धीमी गति से घूमता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है। बताना है कि किस ग्रह का वायुमंडल जो है सबसे घना होता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि। तो याद रखना शुक्र का वायुमंडल जो है वह सबसे घना होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सौर मंडल में किस ग्रह पर जीवन संभव है। बताना है कि सौर मंडल
कि कौन सा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। ठीक है, तो याद रखना है पृथ्वी पर ही एक सिर्फ जीवन संभव है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ग्रह गैसों का दानव कहलाता है। बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसको गैसों का दानव कहा जाता है। बृहस्पति को, शनि को, वरुण को कि अरुण को। तो याद रखना है बृहस्पति को गैसों के दानव कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है किस ग्रह को रिंड प्लेनेट मतलब छल्ले वाला ग्रह कहा जाता है। शनि, बृहस्पति, वरुण, अरुण। तो याद रखना है शनि को छला वाला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है। बृहस्पति, शनि, मंगल, पृथ्वी। तो याद रखना सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह जो है किसके पास है, बृहस्पति के पास है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह कौन सा है। टाइटन है कि गैनीमीड है कि चंद्रमा है कि ट्राइटन है। तो याद रखना है गैनीमीड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश किस ग्रह तक सबसे पहले पहुंचता है। बताना है कि सूर्य का प्रकाश जो है किस ग्रह तक सबसे पहले पहुंचता है। बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। सूर्य के प्रकाश जो है सबसे पहले पृथ्वी के पास पहुंचता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे धीमा चक्कर लगाता है। शनि है कि वरुण है कि अरुण है कि बृहस्पति है। तो याद रखना है वरुण ग्रह जो है वह सूर्य का सबसे धीमा गति से चक्कर लगाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम देखेंगे 35 नंबर कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। वरुण है कि अरुण है कि यम है कि शनि है। तो याद रखना वरुण जो है वह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखना मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखना है बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि किस ग्रह का वायुमंडल सबसे पतला है। बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसका वायुमंडल जो है सबसे पतला है। मंगल है कि बुध है कि शनि है कि वरुण है। याद रखना है बुध ग्रह सबसे पतला होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है। ठीक है, बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसे धरती का जुड़वा कहा जाता है। मंगल को, शुक्र को, बुध को, पृथ्वी को, बृहस्पति को। तो याद रखना धरती का जुड़वा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे किस ग्रह का तापमान सबसे ज्यादा है। बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसका तापमान सबसे ज्यादा है। शुक्र है कि मंगल है कि अरुण है कि वरुण है। तो याद रखना है शुक्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे भूगोल कक्षा 6 के दूसरा का चैप्टर पृथ्वी एवं उसके गति से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया है कि समदिवा रात्रि कब होता है। बताना है कि समदिवा रात्रि जो है कब होता है। तो याद रखना है 31 मार्च और 23 सितंबर को समदिवा रात्रि होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। बताना है आपको कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। 21 जून, 22 जून, 25 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो याद रखना है 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने झुकाव पर है। 32 डिग्री, 23 डिग्री, 33 डिग्री, 23.5 डिग्री। याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि शीतोष्ण कटिबंध में किस प्रकार की जलवायु होती है। बताना है कि शीतोष्ण कटिबंध में किस प्रकार की जलवायु होती है। बहुत गर्मी होता है कि कम गर्मी होता है कि बहुत बारिश होता है कि अधिक ठंडा कम गर्मी होता है। तो याद रखना है अधिक ठंडा होगा और गर्मी जो होगा कम होगा शीतोष्ण कटिबंध में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जहाँ साल भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है। बताना है कि जहाँ पर सालों भर गर्मी होता है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं। लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं लोग कि उष्ण कटिबंध कहते हैं लोग कि ध्रुव कहते हैं कि विषुवत रेखा कहते हैं लोग। तो याद रखना है
उष्णकटिबंध जो है वहाँ पे सालों भर गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी आकार में चंद्रमा से कैसी है। बताना है कि पृथ्वी जो है आकार में चंद्रमा से कैसा है, छोटा है कि बड़ा है कि समान है कि हल्का है। तो याद रखना है पृथ्वी जो है चंद्रमा से आकार में क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि चांद पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन थे। बताना है कि चांद पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो थे कौन थे, राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, तेन सिंह कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो याद रखना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे चांद पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी की दैनिक गति का क्या परिमाण होता है। बताना है कि पृथ्वी की दैनिक गति जो है उसका क्या परिणाम होता है। ऋतु परिवर्तन कि दिन और रात का होना, कि तापमान का उतार चढ़ाव, कि महासागरों की लहर। तो याद रखना है दिन रात का होना। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। बताना है कि पृथ्वी कितने समय में एक पूरा चक्कर लगाती है। 24 घंटा, 12 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा। तो याद रखना है 24 घंटा में पृथ्वी जो है एक चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वार्षिक गति से पृथ्वी को क्या मिलता है। दिन और रात की ऋतुओं में परिवर्तन, की ग्रहों की स्थिति, की समय की, सूर्य की दूरी। तो याद रखना है वार्षिक गति से पृथ्वी को ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव पर लगातार कितने महीने दिन होता है। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। तो याद रखना है उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। बताना है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। पूर्व से पश्चिम से पूरब, कि पूरब से पश्चिम, की उत्तर से दक्षिण, की दक्षिण से उत्तर। याद रखना है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी का अक्ष क्या कहलाता है। बताना है कि पृथ्वी के अक्ष जो है उसे क्या कहते हैं। ध्रुवीय रेखा कहते हैं, काल्पनिक रेखा, की भूमध्य रेखा, की विषुवतीय रेखा। तो याद रखना है पृथ्वी के अक्ष जो है उसे हम लोग काल्पनिक रेखा कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी की वार्षिक गति कितने दिनों में पूरी होती है। बताना है कि पृथ्वी की वार्षिक गति जो है वह कितने दिनों में पूरा होता है। 365 दिन, 24 घंटा, 30 दिन, 12 महीना। तो याद रखना 365 दिन में पृथ्वी का वार्षिक गति पूरा होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न कि विषुवतीय प्रदेशों में सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है। बताना है कि विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरण जो है वह कैसा पड़ता है, सीधा, तिरछा, कमजोर। तो याद रखना है सीधा पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी किस कटिबंध में सबसे कम गर्मी पड़ती है। बताना है कि पृथ्वी के किस कटिबंध में सबसे कम गर्मी पड़ता है। उष्ण कटिबंध, की शीतोष्ण कटिबंध, की ध्रुवीय क्षेत्र, की भूमध्य क्षेत्र। तो याद रखना शीतोष्ण कटिबंध में पृथ्वी पर सबसे कम गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 6 महीने तक ध्रुवों पर रात क्यों रहता है। बताना है कि 6 महीने तक ध्रुवों पर रात क्यों रहता है। सूर्य के किरणें नहीं पहुंचता है, कि ध्रुवीय हवा के कारण, कि पृथ्वी के झुकाव के कारण, कि मौसम के बदलाव के कारण। याद रखना है ध्रुव पर सूर्य के किरण जो है 6 महीना तक नहीं पहुंचता है, इसलिए वहां पे रात रहता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर किस तरह का तापमान होता है, स्थिर, बदलता हुआ, ठंडा, गर्म। तो याद रखना है भूमध्य रेखा पर तापमान जो है गर्म रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी के कितने क्षेत्रों में तापमान सबसे ज्यादा होता है। ध्रुवीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध, की शीतोष्ण कटिबंध, की विषुवतीय क्षेत्र। तो याद रखना है पृथ्वी के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। तो याद रखना उष्ण कटिबंध में तापमान जो है सबसे अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है। बताना है कि ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरण जो है वह कैसे पड़ता है। तो याद रखना है तिरछा पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण क्या होता है। बताना है कि पृथ्वी जो है उसके दैनिक गति के कारण क्या होता है। दिन और रात होता है, कि ऋतु परिवर्तन होता है, कि ग्रहों की स्थिति में बदलाव होता है, कि मौसम में बदलाव होता है। तो याद रखना है पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ध्रुवों पर साल भर किस प्रकार का
तापमान रहता है, गर्म ठंडा स्थिर बदलता हुआ। तो याद रखना है ध्रुवों पर सालों भर जो है किस प्रकार के तापमान रहता है, तो याद रखना है ठंडा रहता है। याद रखना है ध्रुव पर सालों भर क्या होता है, टेम्परेचर जो है ठंडा रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरी होती है। तो याद रखना है पृथ्वी की परिक्रमा जो है वह 365 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी गति पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बताना है कि कौन सी गति है जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दैनिक गति, वार्षिक गति, समानांतर गति की घूर्णन गति। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक गति। उसके बाद प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंध का तापमान कैसा होता है। बताना है कि शीतोष्ण कटिबंध जो है उसका तापमान कैसा होता है, अधिक गर्म होता है कि ठंडा और कम गर्म होता है, कि स्थिर होता है, कि गर्म और बरसाती होता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म, ठंडा और कम गर्म। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितने समय में पूरा होती है। बताना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वह कितने समय में पूरा हो जाता है। 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, 36 घंटा। तो याद रखना है पृथ्वी के घूर्णन गति जो है वो 24 घंटा में पूरा हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर किस प्रकार का मौसम होता है। बताना है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर किस प्रकार के मौसम देखने को मिलता है, अत्यधिक गर्म, कि अत्यधिक ठंडा, की बरसाती, की स्थिर। तो याद रखना है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर अत्यधिक ठंडा का मौसम होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें किस प्रकार पड़ती है। बताना है कि विषुवतीय क्षेत्र जो है उसमें सूर्य की किरण जो है किस प्रकार पड़ता है, तिरछा, सीधा, घुमावदार, कि कमजोर। तो याद रखना है विषुवतीय क्षेत्र पर सूर्य की किरण जो है वह हमेशा कैसे देखने को मिलता है, तो सीधा देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है। बताना है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन है, उष्णकटिबंध, ध्रुवीय क्षेत्र, कि शीतोष्ण कटिबंध, कि भूमध्य क्षेत्र। तो याद रखना है ध्रुवीय क्षेत्र जो है पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न कि ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें कितनी तिरछी पड़ती है। बताना है कि ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरण जो है वह कितना तिरछा पड़ता है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो याद रखना है 45 डिग्री ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरण जो है तिरछा पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंध में किस मौसम का प्रभाव अधिक होता है, ठंडा, गर्मी, बरसात, हवा। ठीक है, तो याद रखना है शीतोष्ण कटिबंध में ठंडा मौसम का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति से कौन सा परिवर्तन होता है। बताना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति से कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है, दिन और रात का होना, कि ऋतुओं का बदलाव, कि ग्रहों की गति, कि मौसम का प्रभाव। तो याद रखना है पृथ्वी के घूर्णन गति से हम लोग को दिन और रात का होना का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर किस प्रकार की जलवायु होती है, ठंडा होता है, कि गर्म होता है, कि बरसाती होता है, कि बदलती हुई होता है। तो याद रखना भूमध्य रेखा पर जलवायु जो हो कैसा देखने को मिलता है, गर्म देखने को मिलता है। उसके बाद प्रश्न है कि ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे अधिक किस प्रकार की जलवायु होती है, गर्म, ठंडा, स्थिर, बदलती हुई। तो याद रखना ध्रुव क्षेत्र में सबसे अधिक जलवायु जो है वह ठंडी देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि विषुवतीय क्षेत्र में किस प्रकार का मौसम का प्रभाव रहता है, गर्मी, ठंडा, बरसात, की हवा। तो याद रखना विषुवतीय क्षेत्र में ठंडा मौसम का प्रभाव होता है। उसके बाद हम देखेंगे 36 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी की दैनिक गति कितने समय में पूरा होती है, 12, 24, 36, 48। तो याद रखना है पृथ्वी की दैनिक गति जो है वह 48 घंटा में पूरा 24 घंटा में पूरा होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने तक दिन और रात क्यों होता है। तो याद रखना है पृथ्वी के झुकाव के कारण जो है ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने का रात होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे सूर्य के प्रकाश जो है झुकाव के कारण नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे
ठंडा मौसम कब होता है? बताना है कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे ठंडा मौसम कब देखने को मिलता है? सर्दी के दिन में, गर्मी के दिन में, बरसात के दिन में कि बसंत ऋतु में? तो याद रखना है सर्दी के दिन में उत्तरी ध्रुव पर सबसे ठंडा मौसम देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी किस गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? वार्षिक गति, घूर्णन गति, समानांतर गति कि ध्रुवीय गति? तो याद रखना है वार्षिक गति। उसके बाद है प्रश्न कि विषुवत रेखा के क्षेत्र में सूर्य के किरण कैसे पड़ता है? सीधा कि तिरछा कि कमजोर कि ध्रुवीय? तो याद रखना है विषुवत रेखा के क्षेत्र में सूर्य के किरण जो है वह सीधा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पर। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो याद रखना है भूगोल क्लास 3 का तीसरा का चैप्टर दिया है पृथ्वी के परिमंडल, ठीक है। तो इससे जो भी प्रश्न बन सकता है इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जीवन किस परिमंडल में पनपता है? बताना है कि जीवन जो है किस परिमंडल में पनपता है। तो याद रखना जीव मंडल में है जीवन पनपता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो याद रखना राकेश शर्मा जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जल डमरू मध्य को जोड़ता है। बताना है कि जल डमरू मध्य जो है क्या जोड़ता है? तो याद रखना है दो बड़े जल भागों को जल डमरू मध्य जो है जोड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे समताप मंडल किस परिमंडल में होता है? बताना है कि समताप मंडल जो है वह किस परिमंडल में देखने को मिलता है? तो याद रखना ओजोन मंडल में समताप मंडल है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जल का संकरा भाग जो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना है जल का संकरा भाग जो बड़े राशियों को जोड़ता है उसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रमा पर हवा और पानी न होने से क्या संभव नहीं है? तो याद रखना चंद्रमा पे हवा और पानी नहीं होने के कारण वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन क्यों पाया जाता है? तो याद रखना पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है और पानी भोजन की उपलब्धता है और जल मंडल और स्थल मंडल दोनों है। तो हम राइट आंसर उपयुक्त सभी, इन सभी की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो याद रखना है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ठीक है। यह पृथ्वी के प्रमुख जल मंडल है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो याद रखना है इसकी सतह पर जल की अधिकता है इसलिए कहते हैं और वायुमंडल में नीली किरणें का परिवर्तन करता है, ये भी बात बिल्कुल बात सही है। अंतरिक्ष से नीला दिखता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो हम राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? बताना है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो याद रखना है पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी के प्रमुख महासागरों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है पृथ्वी पर कुल 4 महासागर देखने को मिलता है। उसके बाद याद रखना है कि जीवमंडल क्या है? बताना है कि जीवमंडल जो है क्या है? तो याद रखना है जहाँ वायु, जल और स्थल यह तीनों होता है उसे हम लोग जीवमंडल कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है? तो याद रखना हवा की उपलब्धता के लिए वायुमंडल जो है जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि स्थल मंडल में क्या है? बताना है कि स्थल मंडल में क्या देखने को मिलता है? तो याद रखना पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग जो है स्थल मंडल होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए स्थल मंडल किसके लिए उपयोगी है? तो याद रखना है खेती के लिए, आवास के लिए, पेड़ पौधा के लिए स्थल मंडल जरूरी है, ठीक है। तो हम राइट आंसर जगह उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जल मंडल में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? बताना है कि जल मंडल में किस प्रकार के जीव पाया जाता है। तो कछुआ
मछली मेढक, ठीक है, जलमंडल में पाया जाने वाला जीव है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। बताना है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर देखने को मिलता है, तो 4 महासागर पृथ्वी पर उपलब्ध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मछलियों को हवा कहाँ से मिलता है। तो याद रखना है पानी में घुली हुई हवा जो होता है मछलियाँ प्राप्त करती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखना है एशिया महाद्वीप जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखना है पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो कौन सा है। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत सबसे निकट है। बताना है कि वायुमंडल के कौन सा परत है जो सबसे निकट है। तो याद रखना क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल के सबसे निकट है। उसके बाद प्रश्न है 22 नंबर कि वायुमंडल का कौन सा परत सबसे ऊपरी है। तो याद रखना है बहिर्मंडल जो है वह वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। याद रखना बहिर्मंडल जो है वायुमंडल के सबसे बाहरी परत होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस परिमंडल में ओजोन परत होता है। बताना है कि किस परिमंडल में ओजोन परत होता है। तो याद रखना समताप मंडल जो होता है वहीं पे ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में मौसम घटित होता है। तो याद रखना क्षोभ मंडल जो होता है उसी में मौसम संबंधित घटना देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस भाग क्या कहलाता है। तो याद रखना है पृथ्वी के सबसे ऊपरी ठोस भाग जो है उसे हम लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल किससे बना होता है। तो याद रखना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर वायुमंडल का निर्माण होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न पृथ्वी का कौन सा मंडल सबसे अधिक जल से घिरा हुआ है। याद रखना जल मंडल जो है पृथ्वी का सबसे अधिक जल से घिरा हुआ भाग है। उसके बाद हम देखेंगे 28 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग जलमंडल से ढका हुआ है। तो याद रखना 71% भाग जो है वह जलमंडल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर भूमि है। तो याद रखना है 29% भाग पर भूमि है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला महासागर कौन है। तो याद रखना है प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला महासागर है। उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। बताना है कि इसमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो याद रखना है अल्टार्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग कि जीव मंडल में कौन से जीव रहते हैं। बताना है कि जीव मंडल जो है उसमें कौन कौन से जीव रहते हैं। तो याद रखना है सभी प्रकार के जीव जो है जीव मंडल में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 33वां प्रश्न कि वायुमंडल की कौन सी परत सबसे महत्वपूर्ण है। तो याद रखना क्षोभ मंडल जो होता है वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि स्थल मंडल किसके लिए महत्वपूर्ण है। बताना है कि स्थल मंडल जो है वह किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो याद रखना है खेती जीवन यापन और आवास यह सभी के लिए स्थल मंडल जो है महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है। याद रखना है नाइट्रोजन जो है वह वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस है। कमेंट करके आपको बताना है कि आप कितना प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि समुद्र की सबसे गहरी जगह कौन सी है। तो याद रखना है समुद्र के सबसे गहरी जगह जो है वह मरियाना गर्त होता है, ठीक है। याद रखना मरियाना गर्त जो है वो समुद्र के सबसे गहरी जगह है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। याद रखना माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप जो है वहाँ पे सबसे अधिक देशों की संख्या है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जल मंडल में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का पानी पाया जाता है। तो याद रखना है जल मंडल में सबसे अधिक पानी जो है वह खारा पानी पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जैव मंडल में कौन सा मंडल शामिल होता है। बताना है कि जैव मंडल जो है उसमें कौन सा मंडल शामिल होता है। तो याद रखना स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों के तीनों जो है वह जैव मंडल में शामिल होता है। तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों क्लास 6 के भूगोल का चैप्टर नंबर 4 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, देखेंगे हम लोग पृथ्वी के स्थल रूप से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सोन नदी बिहार के किस क्षेत्र से होकर गुजरता है। तो याद रखना है सोन नदी जो है बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है। बताना है कि वाल्मीकि नगर जो है वो बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना पूर्वी क्षेत्र में वाल्मीकि नगर जो है वह स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे कि धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। बताना है कि धान के फसल के लिए कौन सा मिट्टी जो है सबसे अच्छा माना जाता है। तो चिकनी मिट्टी जो है वह धान के फसल के लिए बहुत ही सही माना जाता है। उसके बाद याद रखना है कि पठार की सतह कैसी होती है। तो याद रखना है पठार की सतह जो होता है वह सपाट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पर्वत जो होता है वह कितना प्रकार के होता है। तो याद रखना पर्वत जो होता है 3 प्रकार के होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 6 नंबर प्रश्न कि बिहार का अधिकांश भाग किस नदी के किनारे फैला है। तो याद रखना बिहार का अधिकांश भाग जो है वह गंगा नदी के किनारे फैला हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे 7 नंबर प्रश्न कि संसार का छत किसे कहा जाता है। याद रखना पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। उसके बाद याद रखना है कि तिब्बत की सबसे लंबी श्रृंखला को पर्वतों की सबसे लंबी श्रृंखला जो है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखना पर्वतों की सबसे लंबी श्रृंखला जो है हम लोग श्रेणी के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शिमला और कश्मीर किसके प्रमुख उदाहरण है। तो याद रखना है शिमला और कश्मीर जो है वह पर्यटन स्थल के लिए बहुत ही प्रमुख है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पहाड़ों का दोहन किस कारण से हो रहा है। बताना है कि पहाड़ों का दहन जो है वो किस कारण से हो रहा है। तो याद रखना बढ़ती आबादी के कारण पहाड़ों का दिन प्रतिदिन दोहन हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मैदानी क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है। तो याद रखना है मैदानी क्षेत्र का मुख्य विशेषता जो है समतल भूमि होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे बिहार का मैदानी क्षेत्र किस कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है मैदानी क्षेत्र जो है धान के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सड़क निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखना मैदानी क्षेत्र जो है वो सड़क निर्माण के लिए बहुत ही सही माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कि पहाड़ों का दोहन किस कारण से हो रहा है। तो याद रखना सड़क निर्माण से भी पहाड़ का दोहन होते जा रहा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मैदानी क्षेत्र में किससे अधिक लोग, बताना है कि मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक लोग क्यों बसते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे भूमितल समतल होता है और कृषि कार्य आसानी से हो जाता है, परिवहन की भी सुविधा आसानी से हो जाता है, तो इसीलिए मैदानी क्षेत्र में लोग सबसे अधिक बसते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वलित पर्वत की विशेषता क्या है। बताना है कि वलित पर्वत जो है उसका विशेषता क्या होता है। तो याद रखना वलित पर्वत जो होता है वह शंकुआकार शिखर के होता है। ठीक है, मतलब ऊपर जो होता है इस तरह शंकुआकार आकृति का देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। बताना है कि हिमालय पर्वत जो है वह किस प्रकार के पर्वत है। तो याद रखना हिमालय जो है वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भ्रंशोत्थ पर्वत कैसे बनते हैं। तो याद रखना है दरारों के बीच का भाग ऊंचा उठने से भ्रंशोत्थ पर्वत बनता है।
नेक्स्ट उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है कि सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत है। तो याद रखना है यह भ्रंशुष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है कौन, सतपुड़ा पर्वत। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वत किससे बनता है। तो याद रखना है ज्वालामुखी पर्वत जो है वह लावा से बनता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कि भारत का कौन सा क्षेत्र ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो याद रखना अंडोबार निकोबार जो है वह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो याद रखना है संसार का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पर्वतों से कौन सी प्रमुख नदियाँ निकलती है। तो याद रखना पर्वतों से प्रमुख नदियाँ जो है वह गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, यह तीनों के तीनों निकलती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पर्वतों पर कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं। तो याद रखना है पर्वत पर बांस, चीड़ और देवदार यह सभी के सभी पाए जाने वाला वनस्पति है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न कि पर्वतीय क्षेत्र में जीवन कैसा होता है। तो याद रखना है कठिन होता है, ठीक है, पर्वत क्षेत्र में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गंगा नदी का मैदान किस क्षेत्रों में फैला है। तो याद रखना है पंजाब से असम तक गंगा नदी का मैदान जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निक्षेपण मैदान कैसे बनते हैं। बताना है कि निक्षेपण मैदान जो है वह कैसे बनता है। तो याद रखना निक्षेपण मैदान जो है वह नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव से बनता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अपरदन मूलक मैदान किससे बनते हैं। बताना है कि अपरदन मूलक मैदान जो है वह क्या चीज से बनता है। तो नदियाँ और महासागर से अपरदन मूलक मैदान बनते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि हिमालय पर्वत किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना हिमालय पर्वत जो है वह चीड़ और देवदार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि तिब्बत का पठार किस नाम से जाना जाता है। बताना है कि तिब्बत का पठार जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना तिब्बत के पठार को हम लोग संसार के छत के नाम से भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि समतल भूमि किन कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो याद रखना समतल भूमि जो है वह खेती, आवास और परिवहन यह सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि कौन सा पर्वत भारत में सबसे अधिक ऊंचा है। तो याद रखना हिमालय जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि तिब्बत का पठार किस देश में स्थित है। तो याद रखना तिब्बत जो है वह चीन के अधिकार में है, मतलब चीन देश में तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी ऊर्जा उत्पादन होता है। तो याद रखना पर्वतीय क्षेत्र में पवन बिजली जो है उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि तिब्बत का पठार किस दो देशों के बीच स्थित है। तो याद रखना है पहले भारत में तिब्बत हुआ करता था, अब चीन के अधीन आता है, ठीक है। तो याद रखना तिब्बत का पठार जो है भारत और चीन के बीच में स्थित है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वह फसल उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे तिब्बत के पठार को क्या कहा जाता है। बताना है कि तिब्बत के पठार जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, तो संसार के छत के नाम से हम लोग जानते हैं लोग तिब्बत के पठार को। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में किस पर्वत श्रेणी में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। तो याद रखना अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है, ठीक है। याद रखना है भारत में अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा मैदान कौन सा है। याद रखना भारत में सबसे बड़ा मैदान जो है वह गंगा का मैदान है, ठीक है। याद रखना भारत में सबसे बड़ा मैदान याद रखना कौन है, गंगा का मैदान। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न कि संसार का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है। तो याद रखना माउंट एवरेस्ट जो है वह संसार का सबसे बड़ा
पर्वत है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्लास 6 का भूगोल का मतलब 5वां चैप्टर, ठीक है। दिशा से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि ध्रुव तारा किस दिशा में नजर आता है। बताना है कि ध्रुव तारा जो है वह किस दिशा में नजर आता है। तो याद रखना ध्रुव तारा उत्तर दिशा में नजर आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि दिशा सूचक यंत्र किस शक्ति पर आधारित होता है। तो याद रखना है दिशा सूचक यंत्र जो है वह चुंबकीय शक्ति पर आधारित रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर आप सूर्य की ओर पीठ करेंगे तो सामने कौन सा दिशा होगा। तो याद रखना है जब आप सूर्य की ओर पीठ करेंगे तो आपका दिशा कौन सा मतलब सामने कौन सा दिशा होगा। तो याद रखना है पश्चिम होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ कि मानचित्र में ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है। बताना है कि मानचित्र में ऊपर की ओर कौन सा दिशा होता है। तो याद रखना ऊपर की ओर ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर, ठीक है। तो याद रखना ऊपर की ओर कौन सा दिशा होता है। तो याद रखना उत्तर होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि भारत के उत्तर दिशा में क्या है। बताना है कि भारत के उत्तर दिशा में क्या है। याद रखना है हिमालय है। याद रखना है भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा महासागर है। तो याद रखना है भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा महासागर है। तो याद रखना है हिंद महासागर जो है वो भारत के दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के पश्चिम दिशा में कौन सा महासागर है। तो याद रखना है पश्चिम दिशा में कौन सा महासागर है। तो याद रखना है अरब सागर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दिशा जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बताना है कि दिशा जानने के लिए हम लोग किस यंत्र का यूज करते हैं लोग। तो याद रखना है दिशा सूचक यंत्र का यूज किया जाता है दिशा जानने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पूर्व दिशा का संकेतक क्या है। बताना है कि पूर्व दिशा का संकेतक क्या होता है। तो याद रखना उधर उगता सूरज निकलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विद्यालय से उत्तर में कौन सा स्थान है। बताना है विद्यालय से हिमालय यहाँ पे होगा, ठीक है। हिमालय से उत्तर दिशा में कौन सा है, ठीक है। तो याद रखना है विद्यालय से उत्तर क्या है। तो याद रखना पेड़ पौधा सब हो जाएगा इस चैप्टर से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उत्तर दिशा में किस प्राकृतिक स्रोत का उपयोग दिशा सूचक के रूप में किया जाता है। तो याद रखना है उत्तर दिशा में प्राकृतिक स्रोत के उपयोग में हम लोग ध्रुवीय तारा का यूज करते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दिशा सूचक यंत्र में कौन सी सुई दिशा दिखाती है। बताना है कि दिशा सूचक यंत्र जो है उसमें कौन सी सुई जो है वह दिशा को बतलाती है। तो याद रखना है लाल सुई जो होता है वही दिशा को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आपके घर से विद्यालय किस दिशा में है, ठीक है। मतलब क्लास 6 चैप्टर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। उसमें दिया हुआ है कि आपके घर से विद्यालय किस दिशा में है। तो याद रखना है दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के पूर्व दिशा में कौन सा जलाशय है। बताना है कि भारत के पूर्व दिशा में कौन सा जलाशय देखने को मिलता है। तो याद रखना बंगाल के खाड़ी जो है वो भारत के पूर्व दिशा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दिशा के निर्धारण में सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है। बताना है कि दिशा के निर्धारण के लिए सबसे पहले कौन सा चीज को देखा जाता है। तो सूरज की स्थिति जो है दिशा निर्धारित करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दिशाओं का सही ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रखना दिशाओं का सही ज्ञान जो है वह चुंबकीय यंत्र से किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न कि आपका मित्र आपके घर के किस दिशा में रहता है, ठीक है। बताना है कि आपका मित्र आपके घर से किस दिशा में रहता है। तो क्लास 6 के भूगोल से मतलब इस प्रश्न को लिया गया है। तो याद रखना है आपका मित्र जो है आपके घर के किस दिशा में रहता है। तो याद रखना है पूर्व दिशा में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के नक्शा में उत्तर दिशा किस तरफ है। बताना है कि भारत के नक्शा में उत्तर दिशा जो है वह किधर है। तो अभी हम बताए से ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर, ठीक है। भारत के नक्शा में उत्तर दिशा ऊपर है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दिशा सूचक यंत्र का कौन सा भाग
उत्तर दिशा में इंगित करता है? तो याद रखना है सिर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के चारों दिशाओं में किस दिशा में हिमालय स्थित है? तो याद रखना हिमालय जो है वह उत्तर दिशा में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा प्रमुख जल सीमा है? तो याद रखना हिंद महासागर जो है वह भारत के दक्षिण दिशा में प्रमुख जल सीमा है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि विद्यालय की उत्तर दिशा में कौन सा विशेष स्थिति है। ठीक है, ये भी छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि आपका मित्र ये भी प्रश्न छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है कि दिशा का ज्ञान किसकी मदद से होता है? ठीक है, बताना है कि दिशा का ज्ञान जो है वह किसके मदद से होता है? सूरज से, ध्रुव तारा से, चुंबक से। तो हमारा राइट आंसर उपयुक्त सभी से दिशा का ज्ञान होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं तो आपकी दाईं ओर कौन सी दिशा होगी? तो याद रखना है दक्षिण दिशा होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है? बताना है कि भारत के पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है? तो याद रखना है अरब सागर जो है वो भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि यदि आपका मुंह पश्चिम की ओर है तो आपका पीठ किस दिशा में होगा? तो याद रखना है पूरब की ओर होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विद्यालय के दक्षिण दिशा में कौन सा विशेषता हो सकता है? तो याद रखना है सड़क। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि आपके स्कूल के पश्चिम दिशा में कौन सा स्थान है? बताना है कि आपके स्कूल के पश्चिम दिशा में कौन सा स्थान हो सकता है? तो याद रखना है बाजार। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि यदि आप सूर्य की ओर पीठ कर लेते हैं तो किस दिशा में खड़े होंगे? बताना है कि यदि आप सूर्य के ओर पीठ कर लेते हैं तो आप किस दिशा में खड़े होंगे? तो याद रखना है पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आपके विद्यालय से पूर्व दिशा में कौन सा विशेष स्थान है? ये भी प्रश्न मतलब बुक उसी से लिया गया है। आपके विद्यालय से पूर्व दिशा में तो क्या चीज हो सकता है? तो मैदान हो सकता है, फील्ड हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आपके गांव के उत्तर दिशा में कौन सी विशेषता है? तो याद रखना है नदी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस दिशा में ध्रुव तारा स्थित होता है? बताना है कि ध्रुव तारा जो है वो किस दिशा में स्थित रहता है? तो याद रखना है उत्तर में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दिशा सूचक यंत्र किस प्रकार के दिशा का ज्ञान देता है? तो याद रखना है चुंबकीय शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उत्तर दिशा का प्रयोग किस लिए होता है? बताना है कि उत्तर दिशा का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो याद रखना है दिशा निर्धारण करने के लिए उत्तर दिशा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 36वां प्रश्न है कि यदि आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करते हैं तो बाईं ओर कौन सी दिशा होगी? तो याद रखना है पूरब होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना दिशा का ज्ञान करने के लिए क्या चीज जरूरत होता है? तो दिशा सूचक यंत्र का यूज होता है। यही प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चीज का उपयोग किया जाता है? तो दिशा सूचक यंत्र का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दिशा सूचक यंत्र का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? बताना है कि दिशा सूचक यंत्र का मुख्य उपयोग जो है कहाँ पे होता है? तो याद रखना है नेविगेशन में। ठीक है, ये भी प्रश्न भी यही है। बताना है कि दिशा सूचक यंत्र में का मुख्य उपयोग कहाँ किया जा सकता है? तो नेविगेशन में किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा प्रमुख जल स्रोत है? तो याद रखना हिंद महासागर जो है वो भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। नेक्स्ट और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि उत्तर दिशा में स्थित किस तारा का उपयोग समुद्री यात्रा करने में होता है? तो याद रखना ध्रुव तारा का उपयोग जो है वह समुद्री यात्रा करने में किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी और ग्लोब से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की तरफ तय करने में कितना समय लगता है? बताना है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो याद रखना है 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक गर्मी किस कटिबंध में पड़ता है?
तो याद रखना है सबसे अधिक गर्मी जो है वह उष्णकटिबंध में पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। बताना है कि कर्क रेखा जो है वो किस अक्षांश पर स्थित है। तो याद रखना है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम जाने पर क्या होता है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है। तो याद रखना है एक तिथि बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी का नमूना किस आकृति का होता है। बताना है कि पृथ्वी का नमूना जो है वो किस आकृति का होता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी गोलाकार नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वही गोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि ग्लोब पर बनी खड़ी रेखा को क्या कहते हैं। बताना है कि ग्लोब पर बनी खड़ी रेखा जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं। लो तो याद रखना है देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब पर जो बनी खड़ी रेखा होता है उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। लो नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितने कटिबंध होते हैं। बताना है कि पृथ्वी पर कितने कटिबंध होते हैं। तो याद रखना पृथ्वी पर 3 कटिबंध होता है। उसके बाद प्रश्न है कि उष्णकटिबंध कहाँ स्थित है। बताना है कि उष्णकटिबंध जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंध स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शीत कटिबंध में कितने महीने का दिन और रात होता है। तो याद रखना शीत कटिबंध जो होता है वहाँ पे 6 महीने का दिन और रात होता है। याद रखना है शीत कटिबंध में 6 महीने का दिन और रात होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि देशांतर रेखा किस दिशा में खींची जाती है। बताना है कि देशांतर रेखा जो होता है उसको हम लोग किस दिशा में खींचते हैं लोग। तो याद रखना उत्तर दक्षिणी में देशांतर रेखा को खींचा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है। बताना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना प्रधान देशांतर रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कैसी होती है। बताना है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो होता है वो कैसा होता है। तो याद रखना है एक समान होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ग्लोबल पर पड़ी रेखा क्या दर्शाती है। बताना है कि ग्लोब पर पड़ी रेखा जो है वह किसको दर्शाता है। तो याद रखना है दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भूमध्य रेखा को किस नाम से जाना जाता है। बताना है कि भूमध्य रेखा जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं लोग। तो याद रखना भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो याद रखना कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र होता है जो दूरी होता है उसे उष्णकटिबंध कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है। बताना है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त जो है वो कौन सा है। तो याद रखना है भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त रेखा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मुख्य कार्य क्या होता है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है। तो याद रखना तिथि का निर्धारण करना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी की गोलाई का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो याद रखना पृथ्वी के गोलाई का सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है वह ग्लोब होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं। तो याद रखना 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होता है उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं लोग। ठीक है, तो याद रखना 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होता है उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अक्षांश रेखाओं की कुल लंबाई कितनी होती है। बताना है कि अक्षांश रेखा जो होता है उसका कुल लंबाई कितना होता है। तो याद रखना 180। उसके बाद प्रश्न है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। बताना है कि देशांतर रेखा जो होता है देशांतर वो उसका कुल संख्या जो होता है कितना होता है। तो याद रखना 360 होता है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या।
उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी का कौन सा भाग उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। बताना है कि पृथ्वी का कौन सा मैदान जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। तो याद रखना है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस कटिबंध में सबसे ठंडा मौसम रहता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत कटिबंध जो होता है वहाँ पे सबसे ठंडा मौसम देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस कटिबंध में सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती है। बताना है कि कौन सा कटिबंध है जहाँ पे सूर्य की किरण जो होता है कभी भी लंबवत नहीं पड़ता है। तो याद रखना शीतोष्ण कटिबंध जो होता है वहाँ पे सूर्य की किरण कभी भी लंबवत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अक्षांश रेखा किस प्रकार की होती है। बताना है कि अक्षांश रेखा जो होता है वो किस प्रकार के होती है। तो याद रखना अक्षांश रेखा जो होती है गोलाकार होती है। उसके बाद प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें किस प्रकार पड़ती है। तो याद रखना है भूमध्य रेखा जो होता है उस पर सूर्य की किरण जो होता है वो लंबवत दिशा में पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि देशांतर रेखाओं की सहायता से क्या निर्धारित होता है। बताना है कि देशांतर रेखाओं की सहायता से क्या निर्धारित होता है। तो याद रखना समय निर्धारित होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि कौन सी रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। बताना है कि कौन सी रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो याद रखना भूमध्य रेखा जो होता है वह पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी की आकृति किसके समान है। बताना है कि पृथ्वी का आकृति जो होता है वह किसके समान होता है। तो याद रखना है वह पृथ्वी का आकृति जो होता है वह गोलाकार होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कर्क और मकर रेखा के बीच प्रमुख विशेषता क्या है। तो याद रखना है कर्क और मकर रेखा के बीच जो है सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। सबसे अधिक गर्मी जो होता है इसी दोनों के बीच में होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी की गोलाई के कारण हमें क्या देखने में मिलता है। बताना है कि पृथ्वी की गोलाई के कारण हमें क्या देखने को मिलता है। तो याद रखना है पृथ्वी का आधा भाग जो है वह दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विषुवत रेखा किसे कहा जाता है। बताना है कि विषुवत रेखा जो है किसको कहते हैं लोग। तो याद रखना भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं लोग। उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात का परिवर्तन किस कारण से होता है। बताना है कि पृथ्वी पर दिन और रात का परिवर्तन जो है वह किसके कारण होता है। तो याद रखना पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर क्या होता है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर क्या होता है। तो याद रखना है दिन जो है घटता है। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्व की ओर अगर कोई पूर्व की ओर जा रहा है तो याद रखना है क्या होगा दिन घटेगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी की घूमने की गति को क्या कहते हैं। बताना है कि पृथ्वी के घूमने की गति जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है घूर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रधान देशांतर रेखा के पश्चिम दिशा में स्थित स्थान का समय कैसा होगा। बताना है कि प्रधान देशांतर रेखा के पश्चिम दिशा में स्थित स्थान जो होता है वह कैसा होता है। तो पहले का समय होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ध्रुवों पर कितनी अक्षांश रेखा मिलती है। बताना है कि ध्रुव जो होता है उस पर कुल कितना अक्षांश रेखा होता है। तो याद रखना है सभी होता है। उसके बाद प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है। तो याद रखना है भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि जो होता है एक समान होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो याद रखना पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस कारण से पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर समय अलग अलग होता है। तो याद रखना है पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय जो होता है किसके कारण होता है। तो देशांतर रेखा के कारण जो है पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर
अलग अलग समय होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 7वां चैप्टर। ठीक है, मानचित्र से जो भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे कि जमीन पर एक बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए किस मापक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है, छोटे मापक का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान आदि दिशा है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखना, उसे भौतिक मानचित्र कहा जाता है। जिसपे पर्वत, पहाड़, मैदान आदि को दर्शाया जाता है उसे हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। तो याद रखना है, मानचित्र में मैदान जो होता है, फील्ड, उसे हरा रंग से इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में दक्षिण दिशा की ओर क्या होता है। तो याद रखना है, दक्षिण दिशा जो होता है वो नीचे होता है, उसे ऊपर। ठीक है, मतलब उत्तर, यहाँ पे इसके नीचे होगा दक्षिण। तो नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण दिशा होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र निर्माण में किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो याद रखना, संकेतों का, दिशा का, मापक है, यह सभी का मानचित्र निर्माण में ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है चित्र और मानचित्र में क्या अंतर है। आपको बताना है कि चित्र और मानचित्र में क्या अंतर होता है। तो याद रखना, चित्र में मापक नहीं होता है। ठीक है, मानचित्र में मापक होता है और चित्र में मापक नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अगर आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो तो सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना होगा। तो याद रखना है, अगर विश्व का मानचित्र बनाना होगा तो सबसे पहले हम लोग दूरी का ध्यान रखना सबसे जरूरी होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में पानी के स्रोतों को किस रंग से दिखाया जाता है। बताना है कि मानचित्र में पानी के स्रोत जो होता है उसको किस रंग से दिखाया जाता है। तो याद रखना है, नीला रंग से पानी के स्रोत को दर्शाया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में पर्वत को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो याद रखना, मानचित्र में पर्वत को हम लोग किस रंग से, भूरा रंग से पर्वत को दर्शाया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो याद रखना, मानचित्र में दिशा का निर्धारण जो है वो दिशा सूचक रेखा से किया जाता है। याद रखना, मानचित्र में दिशा का निर्धारण दिशा सूचक रेखा से किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर होती है। बताना है कि मानचित्र में उत्तर दिशा जो होता है वह किधर की तरफ होता है। तो याद रखना है, ऊपर की तरफ। ठीक है, कितना बार बोले हैं, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर। ठीक है, ऊपर, उत्तर दिशा जो होता है ऊपर की ओर होता है और दक्षिण दिशा जो होता है वह नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो पठार जो होता है उसे हम लोग पीला रंग से दर्शाते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में जलाशय को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो याद रखना है, मानचित्र में जलाशय को किससे, नीला रंग से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में रेलवे लाइन को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है। याद रखना है, रेलवे लाइन को काली बिंदीदार रेखा से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानचित्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कैसे दर्शाया जाता है। याद रखना है, मानचित्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो होता है उसे दांतेदार रेखा से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में हरी रेखा किसका प्रतीक है। बताना है कि मानचित्र में हरा रंग जो होता है वो क्या दर्शाता है, तो मैदान को दर्शाता है। उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में भौगोलिक विशेषताओं को कैसे दर्शाया जाता है। तो याद रखना, रंगों के द्वारा मानचित्र में भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में सड़क को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो याद रखना है, मानचित्र में सड़क जो होता है उसको ठोस रेखा से दर्शाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि मानचित्र अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो याद रखना, मानचित्र अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है मापक, दिशा, संकेत, यह तीनों के तीनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कि राजनीतिक मानचित्र किसके बारे में जानकारी देता है। बताना है कि राजनीतिक मानचित्र जो होता है
किसके बारे में जानकारी देता है, तो सीमा और देश जो होता है उसके बारे में राजनीतिक मानचित्र जानकारी प्राप्त कराता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भौतिक मानचित्र में किसकी जानकारी मिलती है। तो याद रखना है भौतिक मानचित्र जो होता है उसमें क्या चीज़ का जानकारी मिलता है, तो याद रखना है पर्वत और नदी के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति मानचित्र किसकी जानकारी प्रदान करता है। तो याद रखना पेड़ पौधा के बारे में वनस्पति मानचित्र जानकारी प्राप्त कराता है। नेक्स्ट इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या मानचित्र किसका जानकारी देता है। तो याद रखना जनसंख्या मानचित्र जो होता है वह किसके बारे में, जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में कौन सा प्रतीक नदियों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना नीला रेखा जो होता है वह मानचित्र में नदियों को दर्शाता है। नेक्स्ट उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में रंगों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो याद रखना है विशेषता को जानने के लिए रंग का उपयोग मानचित्र में किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि जलवायु मानचित्र किसकी जानकारी प्रदान करता है। बताना है कि जलवायु मानचित्र जो है किसके बारे में जानकारी प्राप्त कराता है। तो याद रखना है जलवायु के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न कि मानचित्र में सीमाओं को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो याद रखना सीमा को हम लोग दांतेदार रेखा के द्वारा दर्शाते हैं लोग, ठीक है। सीमा मानचित्र में सीमा को दांतेदार रेखा में दर्शाया जाता है। उसके बाद है कि मानचित्र में उत्तर दिशा किस में होता है, ठीक है। बताना है कि उत्तर दिशा किधर होता है, तो ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होता है। उसके बाद प्रश्न है कि किस प्रकार के मानचित्र में जलवायु से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो याद रखना जलवायु मानचित्र में जलवायु से संबंधित जानकारी प्राप्त कराया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि पर्वतों को मानचित्र में किस रंग से दर्शाया जाता है। तो याद रखना पर्वत को हम लोग भूरा रंग से दर्शाते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में पक्की सड़क को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो याद रखना है मानचित्र में पक्की सड़क को ठोस रेखा से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में कच्ची सड़क को कैसे दर्शाया जाता है। तो याद रखना मानचित्र में कच्ची सड़क जो होता है उसको बिंदीदार रेखा से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में हरा रंग का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना हरा रंग का अर्थ जो होता है वह मैदान होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में राजनीतिक सीमा को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है राजनीतिक सीमा में मानचित्र में राजनीतिक सीमा को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है दांतेदार रेखा का उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में जलवायु की जानकारी किस प्रकार के मानचित्र में दी जाती है। तो याद रखना है जलवायु मानचित्र में। उसके बाद प्रश्न है कि नदी को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो याद रखना मानचित्र में नदी जो है उसको नीली रेखा से दर्शाया जाएगा। पठार को किस रंग से दर्शाते हैं, तो अभी बताए थे पठार जो होता है उसको पीला रंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में शहर और राज्य की सीमा दिखाई जाती है। बताना है कि किस मानचित्र में शहर और राज्य की सीमा को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना मानचित्र राजनीतिक मानचित्र में सीमा शहर और राज्य के दर्शाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानचित्र में रेलवे लाइन को दर्शाने के लिए किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग होता है। तो याद रखना है रेलवे लाइन को बिंदीदार रेखा से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि मानचित्र में हरा रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बताना है कि मानचित्र में हरा रंग जो होता है उसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं लोग। तो याद रखना है हरा रंग का उपयोग जो है मैदान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।